बच्चों, हम लोग कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र विषय देखेंगे। उस नागरिक शास्त्र में सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि नागरिक शास्त्र जब हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं सामाजिक विषय, 6, 7, 8 में पढ़ते हैं नागरिक जीवन, कक्षा 11 और 12 में नागरिक शास्त्र नागरिक जीवन का संबंध होता है, और जब हम कक्षा 12 के आगे पढ़ते हैं तो यह विषय राजनीति शास्त्र का दर्जा ले लेता है। विषय एक है, समय समय पे इसके स्थान बदलते रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु है, यूनानी दार्शनिक अरस्तु था कौन? आप जानते हैं कि यूनान का एक महान दार्शनिक था और हमारे देश पे आक्रमण करने वाला सिकंदर तृतीय, जो मैसेडोनिया का था, जिसने 327 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, उसका गुरु था अरस्तु। एक बात और ध्यान रखनी होगी, यह अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है। आपको ध्यान रखना होगा कि सुकरात का शिष्य प्लेटो का शिष्य अरस्तु का शिष्य सिकंदर। यह क्रम है, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्लेटो का शिष्य कौन था, या अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, या पूछ लेते हैं सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, या प्रश्न पूछ लेते हैं सुकरात का शिष्य कौन था, प्लेटो का शिष्य कौन था। इस तरह के प्रश्न बनते हैं लगातार पेपरों में। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हम लोग करते हैं, जब हम कक्षा 12 में देखते हैं तो कक्षा 12 में पहला अध्याय हम लोगों का होता है शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है? देखिए, पहली बात तो हम जान लें कि युद्ध और विद्रोह में क्या अंतर है। युद्ध अधिकार क्षेत्र की बात आती है, हमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर अधिकार कर लें। एक समूह, बड़ा समूह जो राजा किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। नेतृत्व की क्षमता क्रांति में भी होती है। जैसे हम सुनते हैं 1857 की क्रांति, जैसे हम सुनते हैं कर्नाटक का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो दो समूहों के बीच लड़ा जा रहा है, उनके एक दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए। वहीं पर अगर हम लोग देखें तो क्रांति किसी विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लाई जाती है। जब हम किसी क्रांति के या किसी नियम कानून हमारे समाज के, हमारे धर्म के विपरीत बनने लगते हैं, हमारे रहन सहन जीवन व्यवस्था के लिए विपरीत बनने लगते हैं, तो उसका विरोध होना शुरू होता है और कोई ऐसी घटना घट जाती है जो उसका स्वरूप बड़ा कर देता है। हम देखते हैं जो युद्ध का एक स्वरूप मिलता है, क्रांति का स्वरूप मिलता है, हम पढ़ते हैं अपने इतिहास में, तो सबसे पहले 1688 की क्रांति मिलती है, गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई। इसके बाद अमेरिका स्वतंत्रता आता है 1773 से 76 ईस्वी तक। अमेरिका 1776 में स्वतंत्र हो जाता है। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। 1857 में भारत में क्रांति होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विचारधाराओं को अध्यारोपित करते हुए क्रांतियां होती रहती हैं। ऐसे ही
उपरांत आगे देखेंगे तो विश्व स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 ईस्वी तक, जब वर्साय की संधि होती है और जर्मनी पर बहुत सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं और उसे यह कह दिया जाता है कि आप ही प्रथम विश्व युद्ध के जो हानियां हुई हैं उसकी भरपाई करेंगे। हिटलर जैसा व्यक्ति उस समय उदय होता है और 1933 में जर्मनी का तानाशाह बनता है और लगातार जर्मनी के साथ हुए अपमान का बदला लेने का प्रयास करता है। ऐसे समय में आखिरकार लीग ऑफ नेशन, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हुई थी, उससे सदस्यता विच्छेद करके जर्मनी अपने मन का कार्य करने लगा और 1939 ईस्वी में 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आक्रमण कर दिया पोलैंड के ऊपर और द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज कर दिया। देखिए, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध हो, दोनों समय में क्या हुआ था कि विश्व दो गुटों में बंट गया था। विश्व जो है दो गुटों में देखेंगे, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ये मित्र राष्ट्र की श्रेणी में आते थे और ध्रुवीय राष्ट्र की श्रेणी में जर्मनी, इटली आपका आता था और बहुत से बोलानियास, उज्बेकिस्तान, कुछ कजाकिस्तान जैसे छोटे मध्य एशियाई देश ये आते थे आपके ध्रुवीय राष्ट्र में। तो दो राष्ट्रों में प्रश्न आता है कि अमेरिका किस ध्रुव में आता था, किस पक्ष में आता था, और इंग्लैंड किस पक्ष में आता था, जर्मनी किस पक्ष में आता था। तो याद रखिएगा, ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं, ऐसे प्रश्न बराबर बनते हैं। और आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही हुआ। इटली जर्मनी एक तरफ, ये आपको ध्यान रखना होगा, इटली का नेता मुसोलिनी, फ्रांस का और जर्मनी का नेता ये था, क्या नाम है, हिटलर, और जापान, ये तीन देश ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल हुए। और मित्र राष्ट्र की तरफ फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड ये शामिल हुए। आप जानते हैं उस समय भारत देश गुलाम था और ऐसे समय में इंग्लैंड से भी जर्मनी का युद्ध होता है। फ्रांस ने उतावलेपन में आकर 1941 ईस्वी में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका तब तक शांत बैठा हुआ था, अंततः उसने भी एंट्री ली द्वितीय विश्व युद्ध में और 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका ने बम जापान के किन 2 शहरों पे गिराया, कभी कभी तारीख भी पूछ ली जाती, याद रखिएगा। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिरा दिया। और ऐसे समय में बम गिराने के उपरांत तहस नहस हो गया जापान और 15 अगस्त 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण कर दिया जापान ने। ये आपको ध्यान रखना होगा। और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, दोनों विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजयी होते हैं। लेकिन अब समस्या बढ़कर सामने आती है। क्षेत्र का बंटवारा करने के लिए आपको मैं बता दूं, अभी 30 तारीख जो आपकी बीती है, 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, युद्ध में पराजय जर्मनी का देखते हुए। क्योंकि वो कहता था बार बार कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक जर्मनी की पराजय नहीं हो सकती है। और जब उसने देख लिया कि मैं हार रहा हूं, मेरा देश, मेरा जर्मनी हार रहा है,
उसने आत्महत्या अपनी पत्नी इवानवेरेवा के साथ आत्महत्या कर ली 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को। फिलहाल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, लेकिन अब एक विकट समस्या हमारे सामने आ गई, विश्व के सामने आ गई, विचारधाराओं का टकराव, जो लगभग 45 वर्षों तक चलता है। 1945 से स्टार्ट होता है और 1990 तक चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो शस्त्रहीन था, बिना शस्त्रों के लड़ा जाने वाला युद्ध था। और इस युद्ध में अंततः अमेरिका विजयी होता है और सोवियत संघ, जिसका प्रधान नेता रूस था, वह 15 भागों में विभक्त हो जाता है। सोवियत संघ के बाद, बंटवारे के बाद कितने देशों में विभक्त होता है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये ध्यान रखिएगा, बार बार प्रश्न इस चीज़ का आता है। तो 15 देशों में विभक्त हुआ। फिलहाल हम पूरा विस्तृत चर्चा शीत युद्ध का अगले वीडियो में करेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से जानते रहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपके पेपर में, बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे। एक चीज़ और मैं बता दूं इसी वीडियो में, फिलहाल अगले वीडियो में भी चर्चा करूंगा इस चीज़ का, बताऊंगा आप लोगों को कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक में बुचार्ड, या जिनको कहते हैं बुनार्ड, बचार्ड, कुछ भी कह सकते हैं, नाम इंग्लिश का है इनका, बर्नाचा, यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने शीत युद्ध शब्द का इसी पुस्तक में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रश्न आता, शीत युद्ध शब्द का जनक कौन है? तो बर्नाच, याद रखिएगा, बर्नाच जो है ये शीत युद्ध शब्द का जनक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा किस पुस्तक में है, तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। शीत युद्ध जब चलता है तो अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, जैसे उत्तरी अटलांटिक संगठन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं नाटो। नाटो का गठन हुआ था 1949 में। सीटो, पश्चिमी देशों का संगठन था सीटो, जो 1954 में बना। 1955 में वार्सा पैक्ट होता है, जिसमें सोवियत संघ, वार्सा पैक्ट कब होता है? 1955 में। और इस पैक्ट के तहत ये आपको ध्यान रखना होगा कि इस पैक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि सोवियत संघ ने अपने छोटे छोटे देशों के साथ समझौता किया था। तो ये सन आपको याद रखना है, लिख लेना है, जान लेना है, क्योंकि आगे की वीडियो में काम देगा। बर्लिन संकट, कोरियाई संकट, सोवियत संघ का आणविक परीक्षण, गुटनिरपेक्ष, जैसे अलग अलग। गुटनिरपेक्ष का भी जन्म इसी बीच होता है, आप जानते हो 1961 ईस्वी में गुटनिरपेक्ष का जनक होता है। गुटनिरपेक्ष शब्द का जनक कौन है? तो कृष्णन मेनन जी हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। धन्यवाद, नोट करते रहिए आप लोग और आगे फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।